स्टार्ट करूंगा। पहले तो पिछले 1 डेढ़ महीने से हम जितने भी प्रोग्राम कर रहे थे, जब हम आलमी जरीदे उठा के देखते थे तो जो शाह सुर्खियां होती थी वो होती थी ईरान और अमेरिका की जंग के हवाले से। लेकिन आज वो जो है एकदम से हालात ने पलटा खाया है, और एक अफसोसनाक वाकया इसको कहना चाहिए यकीनन, कि जहां पे एक डिनर चल रहा था, व्हाइट हाउस कोरस्पोंडेंस डिनर जिसको कहते हैं, वहां पे ट्रम्प साहब भी शरीक थे, और तकरीबन 2600 के करीब वहां पे जो है वो पार्टिसिपेंट्स थे जो अटेंड कर रहे थे उस डिनर पे। वहां पे एक वाकया हुआ शूटिंग का, जिसमें एक इंडिविजुअल की अभी तक बात की जा रही है, जिसे कोल टॉनस एलन के नाम से 31 साल ये एक नौजवान है, जिसके हवाले से ये खबर आई है कि उसने उस होटल की लॉबी के अंदर घुस के, जो सिक्योरिटी की पहली एक किस्म का उनका वो बना हुआ था चेक पोस्ट टाइप, वहां पे फायरिंग की। और जो बाकी खबरें हैं वो आपके सामने ही है। तो एकदम से ये खबर आई तो फिर सारी खबरों का रुख जो है ना इसी साइड पे ही हो गया। तो आपका एनालिसिस स्टार्ट में, क्योंकि ये ट्रम्प साहब पे दूसरा अटैक है डायरेक्टली, और दरमियान में जो पहला अटैक हुआ था उसके तकरीबन 2 महीने बाद उनका एक जो गल्फ जहाँ पे खेलते हैं वहां पे भी एक इंडिविजुअल को पकड़ा गया था आर्म्स के साथ। तो ये मुसलसल तीसरी दफा है ट्रम्प साहब की ये जो सिक्योरिटी और जो थ्रेट है, इस हवाले से आपका तज्जिया क्या है? बस बिल्कुल, ये स्टोरी जो है ये बिल्कुल छाई हुई है इसने, यानी कि जंग की स्टोरी को भी जो है वो हेडलाइन से हटा दिया है बड़े महीनों के बाद। हम्म। लेकिन ऑब्वियसली क्योंकि ये आरजी इसकी जो न्यूज वैल्यू है वो है टेम्पररी है, क्योंकि शुक्र है कि यानी कि कोई हादसा, बड़ा हादसा नहीं हुआ और वो जो असैसिनेशन अटेम्प्ट था वो फेल हो गया। हम्म। अ, लेकिन उससे उससे चंद एक जो उसके पहलू है ना वो एक बार फिर अब हर तरफ डिस्कस होना शुरू हो गए हैं। पहली चीज तो ये कि जो आपने सही कहा कि ये डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर टेक्निकली तीसरा असैसिनेशन अटेम्प्ट है, क्योंकि वो जो गोल्फ कोर्स वाली बात कर रहे हैं आप, उसको भी योग असैसिनेशन का एक अटेम्प्ट ही जो है वो माना जाता है, क्योंकि वो जो शख्स है जिसको पकड़ा था उन्होंने, उसको सजा भी हुई है और उसको उम्र कैद भी हो गई है। तो इसलिए, और जो पहला असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ था जिसपे ट्रम्प साहब की कैंपेन के दौरान आपको याद है कान से गोली छूती भी गुजर गई थी, थोड़े जख्मी भी हुए थे, तो वो तो बंदा था, उसको तो मार मार दिया था। तो अब ये तीसरा है। और ये कहा जा रहा है कि इतना ज्यादा किसी एक सदर पे हमले जो हैं वो कम से कम लिविंग मेमोरी में तो याद नहीं आते। इसी होटल में जहां पे ये वाला अटैक हुआ है अभी ट्रम्प साहब वाला, इसी होटल के बाहर 1981 में सदर रोनाल्ड रेगन के ऊपर भी अटैक हुआ था, यही होटल था। और वहां पे उनको गोली भी लगी थी और फिर वो अस्पताल में उनका सर्जरी हुई थी, लेकिन बचत उनकी हो गई थी। तो ऑब्वियसली एक सवाल तो अब उठना शुरू हो गया है कि ये क्या वजह है कि 3 बार जो है वो असैसिनेशन, जो असैसिन है, जो भी कातिल था, वो इतना करीब कैसा आया सदर के, क्योंकि ये तो कहा जाता है कि दुनिया में इससे ज्यादा सिक्योरिटी तो किसी एक शख्स की होती नहीं हो जितनी एक अमरीकी सदर की होती है। उसके बावजूद, और ये भी कि जी 2 ऑलरेडी हो चुके हैं उनके ऊपर हमले, उसके बावजूद उनके ऊपर एक हमला ऐसा होना जो उनके करीब आ गया बंदा, तो सवाल भी उठ रहे हैं बहुत ज्यादा। और सीक्रेट सर्विस के बारे में भी बहुत तो उनके ऊपर उंगलियां उठ रही हैं, जो जिनका जो जिम्मेदारी होती है प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी की। और उसके साथ साथ ये भी अब एक एक इससे बढ़कर एक सवाल ये हो रहा है कि जी अमेरिका की सियासत में वायलेंस का अंसर ये बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इससे पहले वो सॉरी सर, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, वायलेंस पे हम बिल्कुल आएंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा उस सिनेरियो समझना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप यूएसए में बड़ा अरसा रहे भी हैं, और इस किस्म के जो सरबराह ममलिकत हैं उनके इवेंट्स को भी आपने कवर किया है बड़े लंबे अरसे से। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि इस किस्म के जैसे अब गैदरिंग्स होती हैं, अब जैसे हिल्टन, वाशिंगटन का नाम लिया जा रहा है, वाशिंगटन हिल्टन का, तो इस किस्म के इवेंट्स की जो सिक्योरिटी होती है वो तो काफी ज्यादा वो फूल प्रूफ भी होती है। तो फिर एक गनमैन इजीली वहां पे कैसे पहुंच गया और उसकी रिसेप्शन तक पहुंच गया, जहां पे यूएसए का प्रेसिडेंट और पूरी कैबिनेट वहां पे उनकी बैठी है? बिल्कुल, देखिए यही वो सवाल है जो बार बार जो है वो पूछा जा रहा है, और मेरे ख्याल में इसके पीछे जो है अब बड़ी लंबी चौड़ी इंक्वायरी होनी है और लोग फारिग होंगे। मैं आपको बताऊं, मैं अपने मेरा जाती तजुर्बे से आपको बताऊं, 2004 का सदारती इलेक्शन था अमेरिका में, जिसमें जॉन केरी जो थे वो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट थे, डेमोक्रेट्स थे। तो मैं हम्म। उसको कवर करने गया हुआ था और मैं अमेरिका में था और मैं उनके कई इवेंट्स पे गया जहाँ पे वो खुद तकरीर कर रहे थे। और मैं आपको हम्म। बताऊं कि जिस तरह की सिक्योरिटी, मैं था और हमारे साथ हमारे कैमरामैन थे, और वहां पे जो सिक्योरिटी की चेकिंग होती थी वो, यानी वो हमारे कैमरों के पुर्जे तक खोल देते थे, यहां तक वो हम्म। सिक्योरिटी की चेकिंग होती थी। और
और यानी कि कोई एक वो कहते थे कि कम से कम हमको 3-4 घंटे पहले आप आए इवेंट से, सिर्फ सिक्योरिटी के लिए। और ये मैं बात कर रहा हूँ 2004 की। चार। और ये मैं बात कर रहा हूँ एक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट की। हम्म। ये तो सदर हैं, और दूसरी बार सदर हैं, और 2 बार पहले हमला हो चुका है। उसके बावजूद यहां तक एक शख्स का आना, वो आपने वीडियो देखी है कि वो बीच में न सिर्फ ये कि वो होटल के अंदर आया, बल्कि वो जो एक वो वॉक थ्रू गेट लगा हुआ है, उधर लोग खड़े हैं, उनके सामने से वो दौड़ लगाता हुआ क्रॉस निकलता करें। है, बिल्कुल। वैसे भागता हुआ निकल तो। और उसके बाद वो आप वीडियो में देखते हैं कि वो लोग एकदम जो है वो चौंकते हैं और अपनी पिस्तौलें निकाल कर उसकी तरफ फायर करते हैं। तो यहां तक आना ये वाकई में एक हैरान कुन बात है। और वाकई में इसके ऊपर जो है वो मुझे तो लगता है कि अच्छा भला जो है वो अब एक्शन होगा, और होना भी चाहिए। किसी भी हम्म। प्रेसिडेंशियल या कोई भी ऐसा अहम शख्स हो, वो अमेरिका का सदर हो, वो पाकिस्तान का वजीर आजम हो, कोई भी हो, उसकी सिक्योरिटी जो है वो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज तो होती नहीं है। तो वाकई में ये बहुत बहुत बड़ा एक सिक्योरिटी लैप्स भी है। और लेकिन उसके साथ साथ ये भी है, इशू ये है कि अमेरिका में की सियासत में ये पुरतशद्दुद अंसर जो है ये बढ़ता ही जा रहा है, इसकी बजाय कि कम। और बड़ी एक परेशान कुन सूरत हाल है उस हवाले से। मैं हम्म। बल्कि अगर आप चाहें तो मैं उस पर एक दो इम्पोर्टेंट नुक्ते मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। एक तो ये देखिए, अभी ये जी जी चार्ली बिल्कुल। कर्क का असैसिनेशन हुई है अभी कुछ दिन पहले। हम्म। बिल्कुल हुई है। चंद माह पहले ट्रंप साहब के वो बड़े करीबी साथी थे, और सामने से वो उनको पब्लिकली जो है वो गोली मारी गई। और उसके बाद बंदे ने बाद में इतराफ कर लिया, पकड़ा तो नहीं गया था, वो तो खुद आ गया था पुलिस स्टेशन में। तो ये एक इस तरह का माहौल बन गया है जिसमें वाकई में जो अमेरिका के अंदर जो एक नफरत की सियासत है, वो इतनी बढ़ गई है, पोलराइजेशन इतनी बढ़ गई है। आपको याद होगा पाकिस्तान में भी जब बहुत ज्यादा पोलराइजेशन हो गई थी, अभी भी है, तो जिस तरह एहसन इकबाल साहब पे गोली चल गई थी, आपको याद होगा। और जब उनके ऊपर गोली चली थी, मेरे ख्याल में शायद तो नारोवाल में था, मुझे याद नहीं कहाँ, नारोवाल में था शायद। तो उसके कुछ लोगों ने जो है वो यानी कि इसकी बजाय कि मजम्मत करें उनके जो अपोनेंट्स थे, उन्होंने कोई ऐसी वैसी बातें भी की थी कि पता नहीं क्या। यानी सियासी नफरतें जब इतनी बढ़ जाएं, तो फिर हम्म। ये एक एलिमेंट ऑफ वायलेंस आ जाता है। अब हमें नहीं पता कि ये जो ट्रम्प साहब पे अभी हमला हुआ है इसके पीछे क्या था, लेकिन जनरली जिस माशरे में ये जो जो एक सियासी दरारें हैं वो इतनी गहरी हो जाए कि पुरतशद्दुद वाकयात जो है उनको जस्टिफाई करना शुरू कर दिया जाए, तो फिर इस तरह के मामला होते हैं। और ये अमेरिका के लिए बड़ी हम्म। बहुत ही खतरनाक चीज है, बहुत ही खतरनाक चीज है। बिल्कुल सही है। अच्छा सर, इसको अगर हम थोड़ा सा रिलेट करें ईरान जंग के साथ, क्योंकि जाहिर है ये किसी हद तक अब आगे जाके चीजों का पता चलेगा, क्लैरिटी आएगी ये इंटेलिजेंस फेलियर है या किस तरह से वो वहां तक पहुंच गया। इंटेलिजेंस वहां पे भी काम कर रही है, अभी एक बड़ा वाकया हो गया, उस तरफ भी उनका फोकस होगा। इंटेलिजेंस ईरान में भी काम कर रही है, वहां पे भी जाहिर है भरपूर कुव्वत के साथ। वो आपने हरमुज देख लें या बाकी मामला देख लें, तो किसी हद तक आपको नजर आ रहा है कि थोड़ा सा फोकस कम हो सकता है कुछ दिनों के लिए ईरान की तरफ। हम्म, बिल्कुल। मुझे अभी आप बात ही कर रहे थे तो मुझे एक और एक वाकया याद आ गया, मैं आपके सामने रख देता हूँ। वही जो हम बात कर रहे थे जी प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी की, सॉरी मैं थोड़ा पीछे जा रहा हूँ, लेकिन वो वाकया जी मैं जी आपके सामने जरूर। रख दूं। तो वो उसमें जब हम्म। हम गए तो वो जो जॉन केरी की जो प्रेसिडेंशियल कैंपेन थी, तो वहां पे करते वो क्या थे कि यानी उनकी डिबेट थी, एक यूनिवर्सिटी थी वहां पे, जिस तरह सदारती उम्मीदवारों की डिबेट्स नहीं होती, तो वो डिबेट्स थी वहां पे, तो हम वहां पे जी जी। गए हुए थे। और वहां पे उन्होंने कहा कि जैसे सारा मीडिया आया हुआ था, पूरी दुनिया, खैर अमेरिकन मीडिया भी था, बाकी लोग भी थे। उन्होंने कहा जी ये बड़ी सी एक जगह थी, उन्होंने कहा सारे अपने बैग ला के यहाँ पे रखते, और अपने खोल के ना और सामान सारा बैग से बाहर निकाल के, और आप लोग जो है वो हम्म। कम से कम को 200 मीटर दूर हो जाए। हम्म। अब वो इस तरह पूरा फैला हुआ था सामान उसमें, फिर वो उनके वो सीक्रेट सर्विस वाले आते हैं, फिर वो एक एक बैग को चेक करते हैं, खोलते हैं, इक्विपमेंट को खोलते हैं, कैमरों को खोलते हैं, फिर वो जो स्निफर डॉग्स हैं फिर वो आते हैं, हम्म। फिर वो एक एक इक्विपमेंट को वो स्निफर डॉग जो है वो चेक करता है। यानी वो 2-2.5 घंटे का पूरा प्रोसीजर होता था, इतना सीरियसली उसको लिया हम्म। जाता था। तो यानी उस एक्सपीरियंस के हम्म। बाद वाकई में मुझे ये बड़ी हैरत सी हो रही है कि अब इस तरह का मामला तो हो रहा है। चले बहरहाल वो तो खैर और बात हो उसमें गई। सर ये भी देखें कि हाँ, वो शूटर जो था वहां पे, इतलात ये आ रही है कि वहां पे वो पहले से रिहाइश पजीर था उस होटल में, और विद वेपन था। बहुत ही हैरत वाली बात है। और इसलिए मेरे ख्याल में देखिएगा कि अब अगर हम टॉक्स की बात कर रहे हैं, तो अब इस्लामाबाद में तो सिक्योरिटी ऐसी हुई भी है कि पूरा शहर बंद हुआ हुआ है। अब और ज्यादा बिल्कुल ज्यादा ऐसे हो ही। जाएगी जब, अब जब अगर टॉक्स हुई, तो अब इस वाकये जी के बाद मेरे ख्याल में और ज्यादा जो है यहाँ पे, अगर आधा शहर बंद था तो पूरा शहर बंद हो जाएगा, मेरा ख्याल है। ऐसे ही। तो बिल्कुल। और आप खुद भी उसकी वो शहर की बंदिश आप तो खुद भी भुगत चुके हैं, तो आप आपसे पिछले बेहतर दस कौन बारह दिन जानता से है। भुगती है, बिल्कुल हाँ, ऐसे ही है।
तो अब ये जो अच्छा अब आ जाए टॉक्स पे। टॉक्स में देखिए अब जी। परेशानी हर तरफ, किसी कुछ नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। ट्रम्प साहब ने कल कह दिया कि जी बिल्कुल जाते जाते कि जी मत जाएं आप, अपने लोगों को जहाज से उतार लिया। मैं तो इसको इस तरीके से देखता हूँ वकास के एक्चुअली अच्छा किया ट्रम्प साहब ने कि उनको नहीं अच्छा। भेजा। उसकी वजह ये है कि देखें, कच्ची पक्की बात करने से बेहतर है कि पहले मामलात को इस लेवल तक ले आए कि जब दोनों फरीकैन सामने बैठे तो कुछ यानी कि अग्री करके उठे। हम्म। एक बार फिर आना बैठना और फिर बगैर कुछ हासिल किए चले जाना, वो तो और ज्यादा मामला खराब होंगे। तो मेरे ख्याल में ट्रम्प साहब ने ये ठीक किया है कि नहीं जी, जो कुछ भी हमारी तरफ अभी तक ईरानियों ने भेजा है, हम चाहते हैं कि और ज्यादा स्पेसिफिक चीजें हो, और ज्यादा ऐसी चीजें हैं जिसपे हम अग्री कर सकें। अब वो आती हैं नहीं आती हैं, कब आती हैं वो अलग बात है, बट इन अ वे इट इज गुड के अभी अमेरिकन तभी आएंगे जब उनके दरमियान और ईरानियों के दरमियान पाकिस्तान के जरिए कुछ ना कुछ बामी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अच्छा, वो जो अंडरस्टैंडिंग है वो उसके बारे में खबरें तो यही आ रही है कि जी पाकिस्तान ने भी कोई प्रपोजल दिए हुए हैं बड़े स्पेसिफिक किस्म के। अच्छा। ये हम्म। जानते हुए कि जी दोनों के दरमियान कितना बड़ा फासला है। पाकिस्तान ने भी दिए हैं, हम्म। ईरानी खुद भी कुछ अपने प्रपोजल दे के आए हैं। अरागची साहब जो यहाँ पे पाकिस्तान में आए थे, मेरे ख्याल में एक दिन तकरीबन वो ठहरे हैं, या एक दिन से कुछ कम। वो तमाम तर वो जो स्पेसिफिक नए प्रपोजल्स हैं उस पर बहस हुई है। मोस्ट लाइकली वही प्रपोजल देकर वो ओमान गए हैं। हम्म। उन्हीं प्रपोजल्स के जरिए वो रूस को भी अपने एतमाद में लेंगे, और उसके बाद फिर वो आके जब सारा हो जाएगा तो फिर वो मेरे ख्याल में अमेरिकनों को कम्युनिकेट होगा, और उसके बाद जो है वो ये बातचीत का सिलसिला आगे चलेगा। तो इस बारी मेरे ख्याल में पिछली जो जो पहला राउंड ऑफ टॉक्स के की नाकामी की वजह से इस बारी मेरे ख्याल में तमाम जो लोग हैं वो ज्यादा समझ बूझ कर मामलात को आगे लेकर चल रहे हैं और जल्दबाजी नहीं कर रहे, और मेरे ख्याल में ऐसा ही हम्म। होना चाहिए। देखिए, मामलात अब सुलझने की तरफ जा रहे हैं। मैं ये नहीं हम्म। मानता कि जंग फिर शुरू होगी, ना अमेरिका चाहता है ना ईरान चाहता है। लेकिन हम्म। ये नो वॉर नो पीस का जो टाइम है ये इसलिए लंबा होता जा रहा है क्योंकि जो 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 फासला है दोनों की पोजीशन में वो बहुत ज्यादा है। उसको कम हम्म। करने में टाइम लगेगा, और वो इसलिए भी क्योंकि दोनों में से कोई भी साइड हार नहीं मानती, और वो ये भी नहीं चाहती हम्म। कि दुनिया या उनके लोग कहें कि वो हारे हैं। तो एक मुश्किल सूरत हाल है, उसमें वक्त चाहिए होता है। इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि अगर वक्त थोड़ा ज्यादा लग रहा है तो हम कहें कि जी हम मायूस हो जाएं और कहें कि जी कुछ नहीं हो रहा, जंग फिर शुरू हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा। मेरे कम अज कम मुझे हम्म। तो ये लग रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह ये मामला आगे बढ़ रहे हैं, बहुत जल्द जो है वो कुछ अच्छी खबर हमें मिलेगी। अच्छा सर, मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ आपके पॉइंट से, लेकिन मेरा पॉइंट ये था कि हम्म, जब इस किस्म की शेड्यूल होते हैं दौरे, तो काफी दफा हमने सुना है कि पेपर वर्क तकरीबन हो चुका होता है, या कोई मेन पॉइंट्स होते हैं जिन पे डिस्कशन होना बाकी होती है, तो एकदम से अगर दौरा इस तरह से मनसूख कर दिया जाए, तो बैक चैनल राब्ते तो चलो रहते हैं, लेकिन एक जो मोमेंटम चल रहा होता है पिछले 2 4 5 दिन का, वो जब एक दिन दम से टूटता है तो फिर अनसर्टेनिटी भी आती है मार्केट में, उसका इफेक्ट भी नजर आता है स्टॉक एक्सचेंज में भी, ऑयल की प्राइसेस में भी, तो वो एक नेगेटिव चीज चली जाती है फिर। वो बात आपकी ठीक है। मार्केट का उतार चढ़ाव तो चल ही रहा है, और जो टेंशन है, जो अनसर्टेनिटी है वो है, और उसकी वजह से आप तेल की कीमत भी देख रहे हैं कि कभी हम्म। 90 95 पे आ जाती है, कभी 105 पे चली जाती है। वो उसके दरमियान भी घूम रही है। अगेन क्योंकि नो वॉर नो पीस की सूरत हाल है, तो खौफ तो सबको है, तशवीश भी है, और गारंटी हम्म। तो कोई नहीं दे सकता कि जंग फिर नहीं शुरू होगी। लेकिन मेरे ख्याल में हम्म। विकास सब ये समझते हैं कि इतनी मुश्किल सूरत हाल को निपटने के लिए आपको उसमें ये रोड ब्लॉक्स आते हैं, ये हम्म। जो बीच में रुकावटें हैं ये आती हैं। फिर आप उसमें ट्रम्प साहब की पर्सनालिटी भी डालें, जो हम्म। कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं, वो भी डालें। यानी खुद ही व्हाइट हाउस ने कहा कि जी लोग जा रहे हैं, फिर खुद ही ट्रम्प ने कहा कि मैंने रोक दिया। तो ये मेरे ख्याल में जो जो एक पैटर्न हमें नजर आ रहा है ये उससे हटके नहीं है। और सही। द वेरी फैक्ट कि ईरान के वजीर खारजा पाकिस्तान आए, दूसरे ममालिक में जा रहे हैं, और ट्रम्प ने यह भी कह दिया कि जी ईरानियों ने हमें कोई कुछ एक प्रपोजल भेजा जो मेरे ख्याल में अच्छा नहीं था, तो मैंने कहा कि हमें कुछ और भेजो। फिर उन्होंने एक और भेजा तो मैंने कहा कि जी वो थोड़ा सा बेहतर है। अब ये सब आपको क्या इंडिकेट कर रहा है कि बैक एंड फोर्थ तो चल रहा है ना, प्रपोजल्स भी हम्म। आ रहे हैं, आइडियाज भी हम्म। एक्सचेंज हो रहे हैं, तो प्रोसेस तो चल रहा है।
टाइम लग रहा है, लेकिन असल खतरनाक बात होती है कि जहां पे प्रोसेस ही ब्रेक डाउन हो जाए, वो तशवीश की बात होती है। तब फिर होता है कि जी अब जो है वो मामला अब बंदूकों से ही सेटल होगा। लेकिन यहाँ पे प्रोसेस चल रहा है, बातचीत भी चल रही है, पाकिस्तान एक्टिव है, दोनों तरफ से कम्युनिकेशन भी हो रही है, आना जाना भी हो रहा है। तो आई थिंक थिंग्स आर ओके इन द सेंस के मेरे ख्याल में, मैं तो पॉजिटिव हूँ कि कुछ ना कुछ इसमें से निकलेगा एट सम पॉइंट। बिल्कुल सही है। अच्छा सर, अब दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं। जो अब्बास अरागची साहब का दौरा स्टार्ट है पाकिस्तान, वो पहले आए हैं, उसके बाद ओमान गए हैं, मस्कत मस्कत में आज वो ओमान के जो सुल्तान हैं उनसे भी मिले हैं। तो वहां पे उन्होंने एक बड़ी जो है वो इम्पोर्टेंट बात की है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि यूएस मिलिट्री की जो प्रेजेंस है यहाँ पे मिडिल ईस्ट में, तो वो जो है बहुत सी इनसिक्योरिटी को जन्म दे रही है। तो इसको टैकल करने के लिए हमें कोई ऐसा रीजनल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क बनाने की जरूरत है कि ये जो इन्वेजन है, जो बैरूनी मुदाखलत है, वो मुस्तकबिल में ना हो। तो इससे क्या लग रहा है कि जहां वो अमेरिका के साथ मुज़ाकरात के लिए एक एजेंडा लेके चल रहे हैं, वहीं पे वो मुस्तकबिल में इस चीज को भी मेक श्योर करना चाह रहे हैं कि एक ऐसा रीजन्स का और कंट्रीज का फ्रेमवर्क बन जाए कि इन फ्यूचर इस किस्म का जो है वो दोबारा ये वक्त ना आए। मेरे ख्याल में ये इस तरह की बातें हैं जिससे लगता यूं है कि ईरान चाहता है कि जो पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट जो सूरत हाल है वो उसमें बड़ी तब्दीली आए। यानी सिर्फ ये ना हो कि जंग बंद हो गई है और एक मुल्क ईरान और एक मुल्क अमेरिका के दरमियान को माहिदा हो गया। वो ये चाहता है, या कम अज कम की सोच ही है, या कम अज कम वो ये लोगों को बावर कराना चाहते हैं कि जी अब वी कैनॉट गो बैक टू द प्रीवियस ईरा, अब सारा कुछ चेंज होने की जरूरत है। और उसमें अगर कोई एक सिक्योरिटी आर्किटेक्चर भी नया बनना है वो भी होना चाहिए, विच मीन्स के वहां पे अमेरिका की वो प्रेजेंस नहीं हो जो कि है। लेकिन क्या ये हो पाएगा? मेरा नहीं ख्याल, ऐसा नहीं होगा। और क्या कम अज कम फौरी तौर पर नहीं होगा। ये जरूर होगा कि वहां के जो ममालिक हैं जिन्होंने मुकम्मल तौर पर अपनी सिक्योरिटी का ठेका जो है अमेरिका को दिया हुआ था, उनको ही अब समझ आ गई कि वो उनका जो सौदा था वो कुछ घटेगा था, और अब उन्हें अपनी सिक्योरिटी के हवाले से इधर उधर भी देखना पड़ेगा। चुनाचे पाकिस्तान की तरफ भी लोग देखेंगे, चीन की तरफ भी देखेंगे, और दीगर ममालिक से भी अपने डिफेंस जो ताल्लुकात हैं उनको बेहतर करेंगे। लेकिन ये कहना कि जी अमेरिका वहां से उठ के चला जाएगा और ईरान जो कहते हैं बस वहां पे कोई, ये एक ख्वाहिश तो हो सकती है, लेकिन ये मुझे होता हुआ नजर नहीं आ रहा। ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो भी अभी पीस डील होगी जिसके लिए कोशिश हो रही है, उसमें ओमान का क्या रोल होगा? क्योंकि ओमान आपको याद है कि पहले भी मुसालती रोल अदा करता रहा है। ओमान के बारे में ये भी बात हो रही है कि जी अगर वहां पे कोई टोल वोल लेने की बात होती है, वहां से शिप्स गुजरती हैं, तो वो ओमान और ईरान जो है वो आपस में शेयर करें। तो ये मुख्तलिफ बातें जो है वो होती रही हैं। और अब ओमान का क्योंकि बड़ा अहम रोल है, तो इसलिए अब अब्बास अरागची साहब का जाना ओमान को इस सारे मामले में जो है वो एतमाद में लेना, आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट। हम देख ही रहे हैं, बेसिकली देखें ना, पैटर्न अब देखें वकास, पैटर्न हमें अब ये नजर आ रहा है कि अब ईरान ये कह रहा है कि जी हमने जो कुछ भी करना है हमने सारों को साथ लेकर करना है। तो ये अब नजर ये आ रहा है कि सेकेंड राउंड के बाद वो ये चाहते हैं कि जब वो आके जो भी मुज़ाकरात की टेबल पे ला के वो चीज रखें, उसके पीछे इलाकाई जितनी भी ताकतें हैं वो उसका हिस्सा हो, ताकि उनकी बात में वजन हो, वो खाली ईरान बात ना कर रहा हो। तो इसीलिए देखें, रूस जाना, पाकिस्तान आना, ओमान जाना, चीन ऑब्वियसली लूप में है पाकिस्तान के जरिए, फिर तुर्की और इजिप्ट। तो यानी वो एक ईरान ये चाह रहा है कि पूरी एक कोलिशन, सारी कोलिशन को साथ लेकर और उन सबको कहे कि जी हम ये करना चाहते हैं, और फिर अमेरिका को ये मैसेज दे कि जी ये तमाम मुल्क जो हैं हमारे साथ खड़े हैं इन आइडियाज के ऊपर। तो ये इस तरह की कोई सफारतकारी जो है वो मुझे होती नजर आ रही है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप सर, क्योंकि अब ये पैटर्न चेंज होता जो हमें नजर आ रहा है। उससे पहले हमने जब से होश संभाले हमने इस रीजन में देखा है कि ईरान हमेशा ही आइसोलेशन में होता था। इस जंग के बाद अब जो ये डिप्लोमेसी चल रही है, इसमें हमें नजर आ रहा है कि ईरान जो है ना, अब उसको आइडिया हो गया कि हमने रीजनल प्लेयर्स को साथ लेके चलना है, तो ये हमारे अपने मफाद में है। बिल्कुल ऐसे ही है। और इससे मेरे ख्याल में कि अगर जो भी पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट सूरत हाल इस रीजन की होगी, उसमें उसको उसको बनने में अब या जो उसकी शक्ल नजर निकलेगी अल्टीमेटली, वो हमें कुछ हद तक नजर आनी शुरू हो गई है कि जो की प्लेयर्स हैं जो कि इस खित्ते की मुस्तकबिल को तराशने में एक बड़ा हिस्सा डाल रहे हैं, वो अब नजर आ रहे हैं। यानी उसमें पहले तो होता था कि जी जो भी इतना बड़ा एक रीजनल सिक्योरिटी कोई भी चीज हो रही हो तो अमेरिका सबसे ऊपर होता था उसके।
अब अमेरिका खुद जो है वो यानी कि एक पार्टी बना हुआ है, यानी तो वो यही बात हो गई ना कि जो अंपायर जो है वो पैड पैड बांधकर बल्ला उठाकर आगे पिच पे खड़ा हो गया है। खुद आ गया। खुद यार, हाँ पहले तो अंपायर होता था ना बिल्कुल। ये, तो जब वो आ जाए तो हाँ। फिर अंपायर, तो अब ये बाकी सारे मुल्क अभी अंपायर बन गए। हम्म। अब अगर अमेरिका ने आउट होना है या ईरान ने आउट होना है, तो ये अंपायर तो पाकिस्तान है और चीन है और रूस है और तुर्की है। हम्म। तो ये तो गेम ही थोड़ी सी उल्टी सीधी होगी ना। और ये अमेरिका, देखिए ना, अमेरिका का कद छोटा हो गया है उस तरीके से। अगर आप देखें कि आप हम्म। यानी कि जज की बजाय आके आप नीचे वकील बन जाए, ये तो वही बात हो रही है ना। सो आई हम्म। थिंक इसमें ये जो पूरा एक नया सिक्योरिटी लैंडस्केप बनना है, ये नया जो एक ऑर्डर हमें नजर आ रहा है, तो उसमें उसमें ईरान इस जंग के बाद एक बड़ी अहम रीजनल पावर के तौर पर जो है वो मानी जाएगी। पाकिस्तान का हम्म। स्टैचर, पाकिस्तान का कद बहुत बड़ा हुआ है, और बाकी ममालिक जो है मिडिल पावर्स हैं वो भी हैं। तो इसलिए ओवरऑल आई थिंक मेरे ख्याल में अब कॉन्फ्लिक्ट के बाद की जो सूरत हाल है, हमें उसका भी धुंधला धुंधला सा उसकी जो शक्ल है वो नजर आनी शुरू हो रही है।